वेलकम टू एज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लासेस हमारे एक्सेल की तीसरी क्लास है, जहां पर हम कुछ फॉर्मूला को इनके बेसिक फॉर्मूले को पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहां पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं कुछ उसके बेसिक ऑप्शंस को जो हमारे डेली यूज़फुल में डेली यूजेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सेल्स की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको एक सबसे मेन चीज़ होती है जिस डिफरेंस को मैं मतलब क्लियर करना चाहता हूँ। उनमें से सबसे पहला काम ये है कि आपको एक सेल एड्रेस की आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमारा सेल एड्रेस क्या है, क्योंकि बिना सेल एड्रेस के कोई भी असाइनमेंट यदि आप करते हैं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि यहाँ पर सेल एड्रेस किस तरीके से बनते हैं। तो सेल एड्रेस को अगर हम बनने को देखने आए तो यहाँ पर देखिए, आपके पास जब आप रो और कॉलम्स को, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रो और कॉलम्स क्या होते हैं। तो रो और कॉलम्स को यदि आप देखना चाहें तो हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, पूरा ये कॉलम कहलाता है और इस तरीके से ये क्या कहलाता है, हमारा रो कहलाता है। तो रो और कॉलम्स को जब जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पर कटने से क्या बन जाता है, यहाँ पर मिलने से दोनों के सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर सेल्स की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। अगर देखना चाहें कि सेल्स की संख्या क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको यहाँ से ड्रैग करके देखिए, यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ आर दिख रहा है तो ये नंबर ऑफ रो है 10,48,576 रो, 16,384 सी मतलब यहाँ पे कॉलम है। तो टोटल रो और कॉलम्स के नंबर आपको यहाँ पर दिखते हैं। और साथ ही अगर आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेल का रेफरेंस यानी सेल का एड्रेस या फिर आप सेल का नंबर जान सकते हैं, सेल का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी सेल पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए K9 क्या है, ये सेल एड्रेस है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली देखना चाहें, आप यहाँ भी नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कौन सा कॉलम है, के है और यहाँ पर क्या है, नंबर है। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, K9 हो जाएगा। के पहले अल्फ़ाबेट रखते हैं फिर नंबर रखते हैं। तो जैसे ये सेल है हमारा, ये सेल यहाँ पर ये क्या है, जी है और यहाँ पर क्या है 7, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, G7। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो सिंपल से मैं कुछ वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है 43 और कुछ जगहों पे मैंने इस तरीके से फिर से अलग अलग वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी मैंने यहाँ पर वैल्यू रखा हुआ है, एक वैल्यू यहाँ पर भी रख रहा हूँ, है ना। तो अब देखिए, जैसे मुझे यहाँ पर कुछ गिने चुने सेल्स का यहाँ पर ऐड करना है, सम करना है। तो सम का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है कि हम के फॉर्मूले में क्या यूज़ करते हैं, इक्वल सम और ब्रैकेट लगाने के बाद उस सेल रेफरेंस को दे देते हैं, यानी सेल एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इक्वल लगाने के बाद मैंने क्या लिखा है, सम। सजेशंस में मेरे पास सम आ भी रहे। तो यहाँ पर सम लिखने के बाद अब देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो जैसे ये क्या है, A8 है, क्या है A8, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, A8 आ रहा है। अब मान लीजिए मैं क्लिक करना ही नहीं चाहता तो मुझे अब ये लिखना है 55 लिखना है। तो 55 क्या है, सेल एड्रेस है। तो इधर से देखिए F है और इधर से क्या है, 6 है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर राइट कर सकता हूँ F6। जैसे ही मैंने राइट किया, आप देखिए आपके सामने क्या हुआ, वो एड्रेस सेलेक्ट हो गया। तो चाहे आप मैनुअल टाइप करिए और चाहे जाकर माउस से क्लिक कर दीजिए। तो सेल आइडेंटिफिकेशन में यानी सेल का नाम क्या है या सेल एड्रेस क्या है या सेल रेफरेंस क्या है, तो ये सब इसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट करने के बाद इंटर किया तो उसका मुझे दोनों का क्या हुआ, टोटल मिल गया 667 और 55, 6721। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलता है, मुझे इसका टोटल मिल जाता है। तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम के अल्फ़ाबेट्स हैं और ये नंबर रो के हैं। तो रो और कॉलम के जिस भी सेल्स का मुझे जानना है तो वहाँ पर मैं सबसे पहले कॉलम का नाम पुट करता हूँ, यानी कॉलम का नाम क्या है, H, उसके बाद नंबर ले लेता हूँ 6। तो इसका कॉलम, इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, H6। यहाँ पर भी ये बता रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है। साथ में जैसे आपको ये 721 ये कैसी वैल्यू है, किस तरह आई है, जैसे ये 66 है तो आपको यहाँ पर 66, 34 और ये 55 दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ही शो होती है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर किसी में वैल्यू में किसी भी सेल्स में फॉर्मूला लगाए तो इसे हम फार्मूला बार इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई भी रिजल्टेंट है यानी रिजल्ट निकल कर आया, उसका आउटपुट आया हुआ है आपके सामने, तो आउटपुट जो आया हुआ है 721 कैसे आया, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है, इक्वल सम और फिर A8, F6। ठीक है, तो A8 और F6 को यहाँ पर सम किया गया है यानी टोटल किया गया है। तो यहाँ पर सेल पर तो आपको वैल्यू दिखाई देगी, लेकिन फार्मूला बार में क्या दिखाई देगा, फार्मूला। तो किसी भी सेल पर जो भी फार्मूला अप्लाई होगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस सेल पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला वहाँ पर अप्लाई किया गया है, जिससे वो वैल्यू आई है, यहाँ पर वो फार्मूला दिख जाएगा। ठीक है, तो इस बार को हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल बार होने वाली है। ठीक है, तो सेल एड्रेस किसी भी सेल्स का आप निकाल सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसे कहीं पर भी आप बैठे हैं, यहाँ पर हैं, तो आप देखिए L9, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, L9। तो इस तरीके से हम सेल एड्रेस की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, मान लीजिए
यहाँ पर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि मैंने यहाँ तक के ऑप्शंस को आपको बता दिया था, ठीक है, यहाँ तक के ऑप्शंस को मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। मैंने सीट 1 में कुछ डेटा रखा हुआ है, यहाँ पर इस डेटा पर मान लीजिए जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस एड्रेस को इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मार्क्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मार्क्स पर मैं एक अलग सा मतलब कि सेल फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं आपको लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम इसको पढ़ेंगे डायलॉग बॉक्स को। जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आती है सेल फॉर्मेटिंग की। तो चाहे आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और चाहे फिर आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, दोनों में से किसी भी एक जगह पर क्लिक करते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक आपको फॉर्मेट सेल की डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाती है। तो देखिए जैसे मैंने अभी वहाँ पर क्लिक किया था, मैं अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी क्लिक करने से फॉर्मेट सेल की डायलॉग बॉक्स खुल के आ रही है। आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तब भी आपको फॉर्मेट सेल की ही डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगी। तो जितने भी रेंज में आपको इसको अप्लाई करना है, सेटअप को चेंज करना है, तो वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखिए नंबर, आपने यहाँ पर क्या इंसर्ट किया है, डेटा किस टाइप का है, जर्नल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल या कस्टम, जो भी है। मान लीजिए जर्नल मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने नंबर इंटर किए तो मैं जर्नल ही ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर अलाइनमेंट, इसके बारे में मैंने आपको करेंसी वगैरह लगाना, यहाँ पे परसेंटेज लगाना लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो आप लास्ट क्लास को मैं वीडियो के लिंक में दे दूँगा एंड में, आप वहाँ से भी जाके लास्ट क्लास को यानी सेकंड क्लास को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कल मैंने आपको अलाइनमेंट के बारे में भी बताया था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो आपको जो भी अलाइनमेंट यहाँ से लेना है वो अलाइनमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रैप टेक्स्ट वगैरह भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था, ठीक है। इसके बाद आ जाइए फॉन्ट। फॉन्ट में ये ग्रुप है, इसको मैंने MS वर्ड पे भी पढ़ा है, वहाँ पे देख सकते हैं, एक्सेल में भी थोड़ा बहुत मैंने इसको बताया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक्सेल में आपका कोई एक फेवरेट फॉन्ट है, जैसे मान लीजिए मेरा फेवरेट फॉन्ट मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए सी पे चलते हैं, सी पे कैलिब्री ले लेते हैं। कैलिब्री मेरा एक मान लीजिए फ़ॉन्ट है, तो कैलिब्री पे मैं टेक्स्ट मेरा कुछ इस तरीके से शो होगा और मैं कैलिब्री पे बोल्ड या फिर मैं इटैलिक को भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर रेगुलर रख सकता हूँ। साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए, नॉर्मल से मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा कर रहा हूँ। तो ये हो गया बॉर्डर। अगर इस पर आपको आउटसाइड कोई भी बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है तो आउटसाइड आपको बॉर्डर चाहिए या फिर इनसाइड भी चाहिए तो इनसाइड करेंगे तो देखो ये इस तरीके से सेल्स बन जाएंगे, हटा देंगे, आउटसाइड बस रखते हैं। तो आउटसाइड्स पे क्या होता है, सिर्फ आपके बाहर बाहर ही क्या हो जाएगा, बॉर्डर लग जाता है, ठीक है। मैं नन कर देता हूँ, ये देखो आउटसाइड बॉर्डर हो गया। और इनसाइड भी कर देंगे तो इस तरीके से इनसाइड भी लग जाएगा। अगर बॉर्डर में कोई भी आपको लाइन समझ में आ रही है, अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि सिंपल बॉर्डर लगा देते हैं, ये मेरा सिंपल बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर का कलर भी आप बदल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर का कलर भी बदल लीजिए। इसके बाद फिल आ जाता है। अगर इसके बैकग्राउंड में कुछ डालना है, मान लीजिए वैसे बैकग्राउंड में हमें कुछ डालने की आवश्यकता होती नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा इफेक्ट डाल रहा हूँ, बहुत लाइट सा कलर डाल रहा हूँ और यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। जैसे मैंने ओके किया, वहाँ पर जैसे भी मैंने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करके की थी वैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ गई। जैसे मैं यहाँ पर बच्चे की डिटेल में, स्टूडेंट्स की डिटेल पर मैं फिर से फॉर्मेटिंग करने जा रहा हूँ। 3 में से किसी भी एक पर आप चले जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्मेट सेल आ जाएगा। फॉर्मेटिंग में जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर फिर से कंसोल ले लीजिए, कंसोल्स यहाँ पर होगा, ये है, या कॉमिक ले लीजिए, कॉमिक सन्स, ठीक है, ओके। देन यहाँ पर इटैलिक करना है, इटैलिक कर लीजिए। फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना है, छोटा कर लीजिए, बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे। कलर यदि आपको चेंज करना है फ़ॉन्ट का तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज हो गया। अलाइनमेंट आपका डिफ़ॉल्ट देखिए सब में लेफ़्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट लगाने की आवश्यकता है तो आप लगा लीजिए। नंबर नहीं है, जर्नल है तो जर्नल ही रहने देते हैं, जर्नल में सारी चीज़ आ जाती है इसलिए जर्नल रहने देते हैं। फ़ॉन्ट लगा दिया। बॉर्डर इफ़ यू वांट, यदि आप चाहें तो बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड दोनों अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे नन लगा हुआ है इसलिए बॉर्डर वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था, ये देखिए हो गया, ओके। यहाँ पर बॉर्डर हो गया, तो इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बॉर्डर का कलर वगैरह भी डिसाइड, मैंने कहा था, कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए, ओके। यहाँ पर बॉर्डर का कलर हो गया। फिर अगर आपको करना है कुछ भी तो कोई भी लाइट सा कलर डालिए, डार्क सा कलर नहीं डालते, ये देखिए जैसा आपने वहाँ पर फॉर्मेटिंग की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन ऑप्शंस का। साथ ही साथ एक लास्ट में आपको जो पढ़ाना चाहूँगा, जो मोस्टली सभी की बेसिक नीड्स पे रहता है, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स को राइट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स को राइट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो मैं इस नंबर्स को क्या करता हूँ, मुझे जाना है थोड़ा आगे तक, मान लीजिए इस तरीके से बढ़ा दिया मैंने नंबर्स को, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, डेज़ कुछ भी आप लिख ले, जैसे जनवरी फरवरी ही में लिख लेता हूँ मैं, दिसंबर तक, ठीक है। चलिए ये देखिए, ओके। देन नवंबर, है ना,
पूरा करना है तो दिसंबर भी कर दो, दिसंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ डेटा मेरे पास भरा हुआ है, यहाँ पर इतने में कोई भी डेटा मेरा भरा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भरा हुआ है इक्वल, है ना, इक्वल रैंड, है ना। और रैंड बिटवीन एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से कि जैसे मुझे चेक करने के लिए ऑप्शंस कुछ नंबर की आवश्यकता है तो रैंड बिटवीन यूज़ करूँगा। बॉटम नंबर मैंने दे दिया, बॉटम मतलब नीचे से नीचे, मतलब 9, कम से कम संख्या कौन सी देनी है, मैंने कहा 9 देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी संख्या देनी, मैंने कहा 99 देनी है। तो यहाँ पर एंटर करूँगा, जितना भी यहाँ पर ये देखिए, है ना, ये रेंज है, ये सेलेक्ट के इस तरीके से रैंड बिटवीन, ये देखिए सब में आपका डिफर नंबर आने लगा, ठीक है। इस तरीके से रैंड बिटवीन को मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नंबर फिल किया हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए। अब मैं यहाँ पर बताने क्या वाला हूँ वो देखिए, तो इम्पोर्टेंट है कि मैं बताने क्या वाला हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर आपको मार्च और अप्रैल दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आपको एक कॉलम की और आवश्यकता पड़ रही है, आपको एक कॉलम और चाहिए, तो आप यहाँ पर कॉलम कैसे लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे होगा इंसर्ट का। इंसर्ट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कॉलम अगर इंसर्ट करना है तो कॉलम आ जाएगा, रो इंसर्ट करना है तो रो, और सेल इंसर्ट करनी है तो सेल आ जाएगी। तो मुझे अप्रैल और मार्च और अप्रैल के बीच में कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मार्च और अप्रैल के बीच में क्या हुआ, एक कॉलम आ गया। अब ऐसा होता है कभी कभी हम लोग डेटा बना लेते हैं, डेटा बनाने के बाद मुझे याद आता है अरे ये तो भूल गया है, या फिर कुछ और ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। तो इस तरीके के काम के लिए हम सिंपल सा वर्क क्या करते हैं कि हम इंसर्ट पे जाएंगे और कॉलम को इंसर्ट कर लेंगे। ईजिली हम यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करने मैंने इस साइड पर रखा हुआ है, इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पर इंसर्ट कॉलम कर देंगे, यहाँ पर पूरा कॉलम आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉलम को इंसर्ट करना सीख लिया, वैसे ही यहाँ पर रो को इंसर्ट करना है। जैसे 3 और या 4 और 5 के बीच में रो इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट रो कर दूंगा। तो देखिए 4 और 5 के बीच में जैसे ही करेंगे, 4 और 5, यहाँ पे क्या है 10 और 11 के बीच में करनी है, तो इंसर्ट करेंगे और 10 और 11 के बीच में हमको एक रो मिल जाती है। तो जैसे मुझे कहीं पर भी रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इंसर्शन का काम कर सकता हूँ। साथ ही यदि आपको सेल भी इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर से आप सेल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल शिफ्ट इक्वल इसकी शॉर्टकट होती है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करने पर ये एक डायलॉग खुल के आता है बहुत छोटा सा, जिस पर अगर आप सेल इंसर्ट करते हैं तो 2 कंडीशन है, या तो शिफ्ट सेल राइट होगी, या तो ये सेल किधर खिसकेगी, राइट में खिसकेगी, या फिर शिफ्ट सेल डाउन, या तो फिर ये जो डेटा है ये किधर खिसकेगा, राइट। भाई जो डेटा लिखा हो तो ख़राब नहीं करना ना, तो या तो डेटा को आप नीचे खिसका सकते हैं या तो डेटा को इधर खिसका सकते हैं। तो फिर इसके बाद इंटायर रो है, पूरी रो आ जाएगी, इंटायर कॉलम है, पूरा कॉलम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो शिफ्ट मैं राइट करता हूँ, देखो ये खिसक कर डेटा इधर आ गया और यहाँ पर हमको एक सेल मिल जाती है। तो हमें सेल इंसर्ट करनी है तो पूरी सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो कॉलम कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं साथ में। जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट F11 इसकी शॉर्टकट होती है, ये जो है हमारा ऑप्शन, इसको शिफ्ट F11, यहाँ पर जितनी चाहें सीट आप मर्जी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक सीट में आपको पता है 10,48,576 और 16,384 कॉलम होते हैं, वैसे ही आप 1 2 3 4 जितनी सीट इंसर्ट करेंगे सब में सेम इतना ही डेटा आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बढ़ाने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का हम यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी सीट्स हमें इंसर्ट करनी है। अब शिफ्ट प्लस F11, ये देखिए सीट इंसर्ट यहाँ बाकी रह रही है, देखिए सीट इंसर्ट हो गई 71 सीट्स इन अ सेकेंड, ठीक है। इन अ सेकेंड मैंने 71 सीट्स को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पर भी आपको इंसर्शन का काम करना है रो या कॉलम या फिर सेल्स का, तो आप आसानी से होम टैब के इस ऑप्शन से कर सकते हैं। सेल ग्रुप है, होम टैब का कौन सा ग्रुप है, सेल ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन जो हमारा मिलता है वो क्या है, डिलीट सेल का है। अब जैसे मैंने वहाँ पर देखो सेम ऑप्शंस दोनों में है, ठीक है ना, ये इंसर्ट का काम करते हैं और ये कौन सा काम करेंगे, डिलीट का। अब मान लीजिए यहाँ पर ये सेल मुझे डिलीट करनी है 85 की, तो भाई 2 कंडीशन यहाँ पर भी है, या तो ये मैटर ऊपर आएगा या तो फिर ये मैटर इधर आएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं डिलीट सेल करता हूँ, शिफ्ट सेल अप जैसे ही करेंगे, ये देखिए क्या हुआ, ये खिसक कर यहाँ आ गया ना, एक डेटा तुरंत ऊपर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही शिफ्ट सेल राइट कर दोगे तो आपका डेटा से खिसक कर इधर आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट में। ओके, देन यहाँ पर क्या है, डिलीट रो। अब देखिए जैसे मुझे 4 नंबर की रो को डिलीट करना है, ठीक है, जिस डाल पे बैठे हो उसी को कट गई ना, ये कहावत यहाँ पर उल्टा हो जाती है। आप हैं फरवरी के कॉलम पे तो आप डिलीट फरवरी के कॉलम को कर सकते हैं, ये देखिए क्या हुआ, डेटा डिलीट हो गया। तो यहाँ पर सेल्स रो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, साथ ही जिस सीट पर है, सीट 3 पर हूँ, देख लो 1 2 3 4 है ना, तो मैं डिलीट सीट 4 को कर देता हूँ, है ना, सीट 4 को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सीट 4 पर आता हूँ और मैंने डिलीट सीट किया, क्या हुआ देखो, सीट 4 जा चुकी है, सीट 4 क्या हुई है, जा चुकी है, ठीक है ना। सीट 3 को भी डिलीट करना चाहते हो तो आप सीट 3 को भी डिलीट कर सकते हो,
डिलीट परमानेंटली, अगर आप इसको डिलीट करते हो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगी, मतलब है कि इसको आप वापस नहीं पा सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है जाने दो, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इंसर्ट और डिलीट बहुत इंपॉर्टेंट आपके डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शंस हैं। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझिए और इनको यूज़ करिए, है ना। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल की मैं पूरी आपको एक शॉर्टकट की फाइल दे दूँगा जिसमें सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे, साथ में डेली बेसिस के शॉर्टकट्स मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या कुछ बेसिक्स ऑप्शन जिनको हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे, इनको हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम जो देखेंगे वो हमारा गज़ट है। गज़ट को हम यहाँ पर लेकर आए हैं, गज़ट को पढ़ने का हमारा आज का प्लान था, तो हम गज़ट को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए गज़ट को कैसे पढ़ते हैं वो देख लेते हैं, है ना। तो गज़ट को पढ़ने के लिए यहाँ पर देखिए ये गज़ट है। गज़ट होता क्या है बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भी ये। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए, टीचर के लिए भी डिमांडिंग है। अगर आप किसी भी स्कूल या संस्था से जुड़े हुए हैं तो स्कूल या संस्था से, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गज़ट बनता है, जो बच्चे हमारे यहाँ एग्ज़ाम मतलब पढ़ते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, तो एग्ज़ाम का एक पूरे क्लास का एक गज़ट बना लिया जाता है जिसमें उन बच्चों की सारी डिटेल को कैलकुलेट कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, तो उसको हम गज़ट कहते हैं। तो सबसे पहले स्कूलों में सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम पर, हर एक एग्ज़ाम पर गज़ट बना के उसको सेव कर लिया जाता है, ताकि गज़ट में ही हम लोग बाद में उसको रिज़ल्ट में बना लेते हैं। तो इसी गज़ट से ऑटोमेटिक आपका पूरा रिज़ल्ट भी जनरेट हो जाता है। इस गज़ट से हम डायरेक्टली ऑटोमेटिक कैसे रिज़ल्ट बनाते हैं वो हम आपको कभी आगे की क्लासेस में बता देंगे कि गज़ट को लेकर आप पूरा सर्टिफिकेट बना सकते हैं यहीं से एक क्लिक पर। चाहे 500 बच्चा हो, चाहे 1000 बच्चा हो, चाहे 10,000 बच्चा हो, मात्र एक क्लिक पर 10,000 सर्टिफिकेट आप कैसे जनरेट करोगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम गज़ट को बनाने आए हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए कुछ मार्क्स हमको दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम्स भी है, उस प्रॉब्लम को भी हमें समझना होगा कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रोल नंबर, तो क्या ये साइज़ कम होने की वजह से इस तरीके से हो रहा है। देखिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो इसका आप साइज़ पहले बढ़ाइए। अगर साइज़ बढ़ाने पर भी ये नहीं सही हो रहा है तो मैंने यहाँ पर उस दिन आपको बताया था, इसको तुरंत चेंज कर दीजिएगा नंबर फॉर्मेट में। ठीक है ना, क्यों नंबर फॉर्मेट में, जैसे देखिए मैं बताता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, इस क्लास में भी मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। मान लीजिए आप आधार कार्ड नंबर लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो 12 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 12 अंक का होते हैं। और आपने आधार कार्ड नंबर को लिखा और लिखने के बाद आप एंटर करते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब आपको नंबर ऐसे आएगा तो कोई समझ नहीं पाएगा ना, तो हमको इसको बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाने पर ये सही हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप इसे फटाफट जाइए यहाँ पर और इसको यहाँ पर से चेंज कर दीजिए नंबर में। और ये नंबर चेंज करने के बाद डेसिमल पॉइंट्स को आप यहाँ से हटा दीजिए। यदि आप डेसिमल पॉइंट्स को यहाँ से हटा देते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम क्या होती है, सॉर्ट आउट हो जाती है। अब आप इस तरीके से कोई भी 12 डिजिट 15 डिजिट के नंबर को आप लिख सकते हैं। मोस्टली ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर या मोबाइल नंबर को लिखते हैं और ये प्रॉब्लम बार बार फेस करते हैं। तो वो लोग क्या करें, इस सेल का फॉर्मेट चेंज करके इसे नंबर फॉर्मेट में कर दीजिए और डेसिमल पॉइंट को यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है। ये साइन आप याद रखिए, इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ज़्यादा अंक के नंबर्स को लिख सकते हैं, वहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जैसी प्रॉब्लम भी आपको दिख रही है ना। तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो ये देखिए तो कम हो रहा है, ठीक है। ये हैज़ जब भी आता है सेल्स पर तो एक बात समझिए, हैज़ आने का सीधा कारण ये होता है कि ये मात्र इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सेल में कॉलम की जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो कम है। तो आप ऐसा हैज़ का अगर केस देखते हैं तो आप कॉलम के ब्रेथ को यहाँ पर बढ़ा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है तो आप नंबर चेंज कर दीजिए, यहाँ पर इस फॉर्मेट को बदल के नंबर कर दीजिए। अब भाई आधार कार्ड में दशमलव नहीं होता, दशमलव को यहाँ से हटा दीजिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व रहेगी। ठीक है ना। तो आइए हम फटाफट अब गज़ट की ओर चलते हैं। तो मैंने इस प्रॉब्लम को आपको बता दिया है। अब गज़ट में देखिए सबसे पहले कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स को कैलकुलेट करिए, यानी बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं, कितना हाईएस्ट मार्क्स 100 में कितना हाईएस्ट मार्क्स उसने गेन किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैक्सिमम मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर इक्वल मैक्स और नंबर्स को लिखते हैं और एंटर करेंगे तो हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। आइए कैसे करेंगे, इक्वल लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे क्या, मैक्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, भाई रेंज दे देंगे, हम क्या देंगे सीधा
रेंज दे देंगे, हमारी डेटा रेंज ये है। हमने इस तरीके से इसको क्या किया, एंटर किया, मुझे मैक्सिमम नंबर पता चल गया कितना है, 85 है। इसको इस तरीके से क्या करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ या कंट्रोल डी डाउन फिल कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आ जाएगा। देखिए ये पूरे नंबर्स कैलकुलेट हो गए। इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, इक्वल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सम। अभी ब्रेक सम का वही फार्मूला मैंने बताया था। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या करेंगे, रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर टोटल मिल जाता है। टोटल निकालने के बाद हमें निकालना क्या है, परसेंटेज। देखिए यहाँ पर टोटल आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो देखिए ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो वो देखिए, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, है ना। तो परसेंटेज निकालने के लिए देखिए ये हमारे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 है सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट्स हैं और टोटल मार्क्स है 353। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम डायरेक्टली 6 को इंटू 100/600 करते हैं। यानी क्या बात है, देखो मैं सीधी सी बात बता देता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, तो देखो इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ। यहाँ पर इलस्ट्रेशन में तो ओके, इलस्ट्रेशन में तो नहीं है, मैं क्या करता हूँ, आइए वर्ड पे चलते हैं। ठीक है, वर्ड पे आ जाते हैं, नीचे साइड पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर ये है इंसर्ट को लेने के बाद यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे हम क्या फॉर्मूला टाइप करते हैं वो देखते हैं। जैसे हम बेसिकली क्या करते हैं, जब कोई भी नंबर होता है तो उस नंबर में क्या करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जितना भी सब्जेक्ट का पूर्णांक होता है उतने से, और फिर भाग दे देते हैं उसके पूरे नंबर से। तो जैसे मान लीजिए टोटल क्या है हमारा 353 है, कितने सब्जेक्ट है 6, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का पूर्णांक कितना है 100, तो गुणा 100 करेंगे बटे 600 करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देते हैं, तो बचता क्या है, गुणे मतलब टोटल नंबर इंटू 1/600। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डायरेक्ट 6 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो मतलब क्या सिंपल सा वाक्य है, मैं सीधी सी बात ये कहना चाह रहा था कि हम इतना बड़ा क्यों लिखें, क्योंकि स्मार्ट वर्क क्या होता है, जितना कम में अच्छा रिजल्ट हम गेन कर सकते हैं वो काम करते हैं। तो मेरा नंबर क्या है, ये है। इसको अगर मैं डायरेक्टली गुणे 100/600 करूँ, वो थोड़ा लॉन्ग है, तो मैं सीधे क्या करता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो बचता कितना है 6, तो मैं सीधे यहाँ पे 6 से भाग कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, इसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो सिंपल और इजी फॉर्मेट यही है कि हम यहाँ पर इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया, यहाँ पर देखो परसेंटेज आ गया। ठीक है, अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमको निकालना होगा क्या, ग्रेड। अब ग्रेड कैसे निकालेंगे, तो देखिए ग्रेड का फॉर्मूला है यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो ठीक है, तो ग्रेड का यहाँ पर जो भी फॉर्मूला दिया गया है उस फार्मूले को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किस तरीके से, वो देखिए। जैसे यहाँ पर ग्रेड है, यदि कोई भी नंबर 75 से बड़ा है तो A+ है, और कोई भी नंबर 60 से प्लस है तो A है, और कोई भी नंबर 45 से है तो B है, और कोई भी 33 से बड़ा है तो C ग्रेड है। फिर उसके बाद 32 है तो फिर D ग्रेड हम दे देते हैं यहाँ पर, या फिर उसके नीचे 33 के नीचे वाले जितने भी हैं सबको हम क्या कर देते हैं, फेल है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम ग्रेड को फॉर्मूला को, इफ़ के फॉर्मूले को समझते हैं कि इफ़ का फॉर्मूला किस तरीके काम करता है। देखिए यहाँ पर ये एक्सेल पर ही आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सेल पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हम सीट को इधर लेके इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको ग्रेड बहुत अच्छी तरीके से दिखे, विजिबल रहे ग्रेड, आपको ग्रेड समझ में आना चाहिए, क्योंकि ग्रेड फार्मूला बहुत ज़्यादा, इफ़ का फॉर्मूला अब आपके लिए यूज़फुल बनने वाले हैं। तो इफ़ के फॉर्मूले थोड़ा सा ख़तरनाक भी होते हैं और ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो उन फॉर्मूले को हम पहले पढ़ें जो ज़्यादा यूज़फुल है ना। तो आइए देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर टाइप किया है जैसे इक्वल, और यहाँ पर लगाता हूँ क्या, इफ़ के साथ मैंने जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया इसने कहा लॉजिक टेस्ट। तो लॉजिक टेस्ट हमारा क्या किस पर होगा, तो ये है हमारा, ये नंबर अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल है किसके, तो अगर ये नंबर है ग्रेटर देन इक्वल है 75 के, तो यहाँ पर जैसे ही कॉमा लगाया तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, वैल्यू इफ़ ट्रू। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया तभी आएगी, कॉमा लगा दिया। तो वैल्यू इफ़ ट्रू क्या है, जब हमारी वैल्यू सही होगी। क्या वैल्यू सही होगी, तो अगर 75 से प्लस में है, 75 या, क्योंकि इक्वल लगा ना, तो 75 या 75 से बड़ा है, तो हम कह रहे हैं कि वो A+ है। कौन सा ग्रेड है, A+ ग्रेड है, ठीक है ना। फिर क्या लगाएंगे, कॉमा। जैसे ही कॉमा लगाऊंगा वैल्यू फॉल्स आ रहा है, लेकिन मैं फॉल्स नहीं दूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से टाइप करूँगा इफ़, और फिर क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट। मुझसे ये क्या कर रहा है, लॉजिक टेस्ट। देखिए हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे ही ना, यहाँ पर देख लीजिए, ये कॉमा लगा के फिर से यहाँ पर इफ़ लगा के रखा है। तो यहाँ पर सेम टू सेम वही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। इफ़ ब्रैकेट को ओपन किया, फिर से इसी सेल को देंगे, बार बार हम इसी सेल को देने वाले। क्यों, क्योंकि फिर मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, अभी इसको ड्रैग करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वरना फिर मुझे मैनुअल हर में अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो नहीं करना। तो सब में हमको यही एक सेल देना, सभी में यही एक सेल देनी है। तो कैसे करेंगे, फिर से ग्रेटर
देन आर इक्वल टू, अगर ये नंबर कितना है 60 से प्लस में है तो फिर यहाँ पर वैल्यू इफ़ ट्रू आ रहा है। आप यहाँ पर पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, यहाँ पर देखिए है ना वैल्यू इफ़ ट्रू, तो वैल्यू इफ़ ट्रू में क्या होगा, अगर ये 60 से प्लस में है नंबर, अगर 75 प्लस होगा तो ये उठा ले जाएगा। अब 75 से नीचे आया 60 में प्लस में है तो कौन उठाएगा, ये वाला उठाएगा। तो इस पर क्या आना चाहिए, तो ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए। फिर मैंने कहाँ लगाया, देखिए यहाँ पर कॉमा लगाया, तो इसने कहा कि वैल्यू इफ फॉल्स, नहीं फॉल्स तो नहीं देना मुझे, फिर से इफ़ की कंडीशन लगानी है और फिर से क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और फिर से इस सेल एड्रेस को देना है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैं देता हूँ क्या 45 देने के बाद मैं कॉमा डबल इंटर कॉमा यहाँ पर दे देता हूँ, कौन सा ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया, कॉमा। फिर से मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ की, क्योंकि मेरी कंडीशन अभी ख़त्म नहीं हो, मुझे 33 पे जाना है, तो फिर से मैं यही नंबर लूँगा। अगर ये नंबर 33 या 33 से बराबर या उससे बड़ा है तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तो 33 या उससे बड़ा या बराबर है तो मैं यहाँ पर इफ़ ये लगाने के बाद यहाँ पर वो 33 को ले लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या लॉजिक दे देते हैं, बी हो गया हमारा, अब सी आ जाएगा। सी आने के बाद यहाँ पर फिर से कॉमा, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। अच्छा, इसके आगे आप 33 के नीचे आप सीधे सी बात है जानते हैं कि फेल है, तो हम यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद डायरेक्टली सी के बाद यहाँ पर ग्रेड दे सकते हैं, डायरेक्टली भी दे सकते हैं। कौन सा ग्रेड देते हैं, एफ ग्रेड, यानी फेल है बंदा। क्या है, अगर 33 के नीचे ही है तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट ओपन किए सबको बंद करेंगे, तो ग्रीन ब्रैकेट है, यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है, ब्लैक है, तो मुझे ब्लैक तक जाना है। ये पर्पल भी बंद हो गया, ये बंद हो गया और यहाँ पर देखो ब्लैक भी बंद हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा है ग्रेड को कैलकुलेट करने के लिए। इन फॉर्मूले को कैसे जनरेट करते हैं, कैसा बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि किस तरीके से इफ़ के फॉर्मूले को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस हिसाब से हम लॉजिक को बदल सकते हैं, कौन कौन से लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सीखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ग्रेड आया, बी। क्यों, क्योंकि 60 से नीचे है, 60 से नीचे है। अगर 60 के ऊपर होता तो ए ग्रेड आता। मैं खींच देता हूँ इसको, आप देखो यहाँ पर 25 है, एफ़ ग्रेड आ गया इसका। ए बी बी सारे ग्रेड देखिए कितने आसानी से यहाँ पर हमने ग्रेड को कैलकुलेट कर लिया। अब यही गज़ट अगर मैनुअली देख देख के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें समय लग जाता है ना। तो इसके बाद अगला फॉर्मूला है रिज़ल्ट। अब ऐसा एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ज़रूर ध्यान से दिखाऊंगा कि देखो एक बार ध्यान से क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो ये 58% है, बी ग्रेड है। यहाँ पर देखो बी बी सी, फेल कौन है, सिर्फ एक, लेकिन यहाँ पर रिज़ल्ट में बहुत सारे लोग फेल हैं। कैसे, देखो जो भी बंदा 33 के नीचे किसी भी सब्जेक्ट में पाया, अगर वो एक बंदा एक सब्जेक्ट में फेल है तो सभी में फेल है। जैसे ये 85, 45, 67, 56, 35, 65, 85 ये सभी में पास है। 82, 92, 20 ये क्या है, फेल है, क्योंकि 20 है। लेकिन यहाँ पर देखो बी ग्रेड आ रहा है ना, क्योंकि ये परसेंटेज पर ग्रेड आ रहे हैं। तो परसेंटेज से ग्रेड आ रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट हमारा दूसरा होता है। रिजल्ट क्या होता है, पास या फेल होता है सिर्फ। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 77, 98, 48, 93, 23 भी, ये भी क्या है, फेल है। ठीक है ना, 84, 57, 13 ये भी फेल, ये 2 सब्जेक्ट में फेल है, ये भी फेल है। तो कुछ ही लोग यहाँ पर पास हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो हम रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए इसी इफ़ के फॉर्मूले को एंड लॉजिक के साथ यूज़ करेंगे। इक्वल इफ़ ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे, कौन सा, एंड लॉजिक। एंड लॉजिक लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अभी हमसे कह रहे हैं जितने भी लॉजिक है ना सब यहीं दे दो। लॉजिक 1, कौन सा, लॉजिक 1। लॉजिक 1 का मतलब है ये अगर बंदे 6 के 6 सब्जेक्ट में 33 के ऊपर नंबर पाते हैं तो पास है। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में वो 33 से नीचे नंबर पाता है तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो किस तरीके से इस लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इफ़ और एंड फॉर्मूले के लॉजिक पर अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं लॉजिक आपको पढ़ाऊँगा और आपको इफ़ के फॉर्मूले को भी मॉडिफिकेशन करना सिखाऊंगा। इसी को हम एडवांस एक्सेल कहते हैं। तो उस पर मैं आपको सारी चीज़ें यहीं पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये नंबर है अगर 33 या 33 से बड़ा है, क्या है, 33 और 33 से बड़ा है तो ठीक है, कॉमा लगा दो। अब क्या कह रहे हैं, लॉजिक 2। लॉजिक 2 में दूसरा सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या बोलेंगे, 33, कॉमा लॉजिक 3 हमारा क्या होगा, यही होगा कि ये भी पास होना चाहिए। यानी वो बंदा हर एक सब्जेक्ट में उसके नंबर कितने होने चाहिए, 33 से बड़े होने चाहिए। यहाँ पर देखिए लॉजिक 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, 33। अगेन लॉजिक 5 में भी इस नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, कॉमा लॉजिक 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33। अगर वो इन सब में 33 से ज़्यादा नंबर लाता है तो वह क्या है, पास है। अब यहाँ पर देखिए एंड का ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंड लॉजिक ख़त्म।
अब यहाँ पर लगाते कॉमा, तो सबसे कह रहा वैल्यू इफ़ ट्रू, यदि वह इन सभी सब्जेक्ट में 33 या 33 से ज़्यादा नंबर लाता है सभी सब्जेक्ट में तो पास है, और अगर किसी एक में भी उसका, या एक में, दो में, तीन में, एक में भी अगर उसका 33 से नीचे है तो वो बंदा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मैं इसको कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। कंडीशन को अप्लाई करने के बाद इस तरीके से मैं यहाँ पर फिर से लगाता हूँ यहाँ पर फेल। फेल को लगाने के बाद इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए वैल्यू इफ ट्रू कॉमा लगाया, वैल्यू इफ फॉल्स, तो फॉल्स की कंडीशन भी दे दी मैंने, ब्रैकेट को बंद किया और इंटर करता हूँ, तो पहला लड़का तो पास है। चलिए इसको पहले ड्रैग करते फिर समझते हैं ना। तो पहले मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ से इसको खींचता हूँ इस तरीके से। चलो देखो, चलो यहाँ लाते हैं, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 बंदे पास हैं 20 में। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैं नीचे से एनालाइज कराता हूँ, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस बंदे को देखो, ठीक है, यहाँ से देखो 38 पास है, 87 54 48 15 में फेल है, एक में फेल हो गया, सब में फेल हो गया, यहाँ पे टोटल रिजल्ट फेल हो गया। 15 28 दो सब्जेक्ट में फेल है, 11 यहाँ पर पाया उसने फेल ही है। पास वाले को देखते हैं यहाँ पर। अब देखो इस बंदे ने यहाँ पर गेन किया 71 नंबर, 45 43 55 83 79 सभी सब्जेक्ट में 33 से बड़ा है। तो जब नंबर 33 से सभी सब्जेक्ट में बड़ा होगा तो बंदा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये गज़ट है, गज़ट में बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, मैंने 3-4 चीज़ें कैलकुलेट करना सिखाई है एक बार। और अभी गज़ट को मैं रिज़ल्ट जब आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे रिज़ल्ट आप ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं 100 200 500 बच्चों का, तो रिज़ल्ट जैसे आप जनरेट करेंगे तो किस तरीके से जनरेट करेंगे, तो इसके लिए मैं गज़ट में और भी जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा वहाँ पर रिज़ल्ट जनरेशन की, रिज़ल्ट को जनरेट कैसे करेंगे और साथ ही किस तरीके से और भी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्या करते हैं, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सारे फॉर्मूले हैं, इसके बाद अभी आपको वी लुकअप, एच लुकअप, जितने भी फॉर्मूले आपके हैं एक्सेल्स में, लगभग एडवांस में जितने भी फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं उन सारे फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।